हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी में। अभी आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि बिहार ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना भी करेंगे। तो आज उसी को देखते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना होती क्या है। जातिगत जनगणना से पहले ये समझ लेते हैं जनगणना होती क्या है, कब से चली आ रही है, क्या ये इतिहास में वर्णित है या आधुनिक अवधारणा है, कौन करता है, और फिर आएंगे जातिगत जनगणना पर। ठीक है, शुरू करते हैं जनगणना से। आखिर जनगणना होती क्या है। देखो, आप लोग जो 10 साल से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी अभी, और 2021 में फिर से शुरू हो गई हो, वो सब जानते होंगे जनगणना क्या होती है। जनगणना में जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे आंकड़े रखे जाते हैं, बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं आपसे। आपके घर आते हैं लोग और कई सारे आंकड़े आपसे पूछते हैं, तो वही सब आंकड़ों को शामिल करके मिलती है जनगणना। तो कौन कौन से आंकड़े शामिल होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो है आबादी का, कि आखिर जनसंख्या कितनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जनगणना का। दो चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला है जनसंख्या, दूसरी है जनगणना। तो जनसंख्या एक छोटा पार्ट है जनगणना का। तो पहला पार्ट हो गया जनसंख्या, उसकी देश की जनसंख्या कितनी है। जैसे 2011 की जब जनगणना हुई थी तो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, अब बढ़ जाएगी ऑब्वियसली 2021 में। कहा तो ये जा रहा है कि हम बहुत जल्दी चीन को भी पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या में, कहीं तो हमारा तोड़ नहीं है। दूसरा रहता है आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़े। जनगणना में आप देखोगे आपसे पूछा जाता है आर्थिक गतिविधियों के बारे में, तो वो आंकड़े भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा, साक्षरता के बारे में। 2011 में जो भारत की साक्षरता दर है वो है 73%। ये हमको कैसे पता चला? जनगणना के माध्यम से पता चला। अगला है भाषा के बारे में, कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, किस किस भाषा से संबंधित लोग रहते हैं देश में, वो भी जनगणना में शामिल किया जाता है। एक और पॉइंट है जो बहुत खास है, वो है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। मतलब 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी है। भारत में 2011 की जनगणना के माने तो उसमें 943 हमारे यहाँ लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिला हैं। इसलिए आप देख रहे हो कई सारे पुरुष हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या करें? तो हमको जनसंख्या जो हमारा लिंग अनुपात है उसको ठीक करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा शामिल होता है वो है रूरल और अर्बन वाला, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से संबंधित आंकड़े। भारत का 70% जो जनसंख्या निवास करती है वो ग्रामों में निवास करती है, गाँवों में निवास करती है लगभग, और बाकी जो 30% है वो 30% निवास करती है शहरों में। ये भी हमको 2011 की जनगणना से पता चला है। तो ये सब आंकड़े जनगणना में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ST SC की संख्या भी जनगणना में काउंट की जाती है। ये काफ़ी सारे आंकड़े मिलकर बनी होती है जनगणना। अब एक और पॉइंट उठता है, क्या ये जनगणना कोई नई बात है या फिर पुरानी चली आ रही है? तो आपको बता दूं, जो जनगणना है वो बहुत पुराना इतिहास लिए हुए है। जनगणना का सबसे पहला उल्लेख मिलता है भारत के सबसे पुराने ग्रंथ में। हमें भारत की जनगणना के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पुराने ग्रंथ में भारत की जनगणना के बारे में मिलता है वो है ऋग्वेद। मतलब ऋग्वेद आपको पता है प्रथम वेद भी बोला जाता है इसको। ऋग्वेद को जनश्रुति भी बोला जाता है कि इनको सीधा देवों ने लिखा है, किसी इंसानों ने, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। तो ऋग्वेद में पहली बार जनगणना का उल्लेख किया गया है। इन्होंने कहा है 600 से 800 BC में, 600 से 800 ईस्वी पूर्व मतलब BC में जनगणना की जाती थी। एक और महान ग्रंथ है जिसके लेखक है कौटिल्य, वो ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में भी UPSC में भी क्वेश्चन आया था इसी प्री में 5 जून को। क्वेश्चन दास के बारे में था कि अर्थशास्त्र में दास के संबंध में क्या क्या बात सही है। तो ऐसे ही इस अर्थशास्त्र में मौर्य काल से संबंधित कई सारी बातें सामने आती है, और इसी में एक जगह उल्लेख किया गया है कि कराधान, टैक्स से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए जनगणना की जाती थी और जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। तो आप सोचो भारत में जनगणना का इतिहास कितना ज़्यादा पुराना है। अगली बात आती है मध्यकाल में आईन अकबरी। आईन अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल है। इनके जो ग्रंथ है आईन अकबरी अबुल फजल का, उसमें अकबर के काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी की सारी जानकारी मिलती है। इसी में भी उल्लेख किया गया कि जनगणना की जाती थी, जनसंख्या संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। लगभग सब जगह ये बात कही गई है। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। देखो, जब ब्रिटिश आए तो वो कई सारी आधुनिक पद्धतियों को लेके आए। उनमें एक शिक्षा पद्धति आप जानते हो, आज भी उस शिक्षा पद्धति के हम अनुयायी हैं। कई लोग कहते हैं कि वो शिक्षा पद्धति ने ना रूप रंग में भारतीय,
लेकिन आचार विचार में ब्रिटिश पैदा कर दिए थे। सच बात भी है। आजकल हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनका रेशियो थोड़ा कम है, वो थोड़ा अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। लेकिन इस बार आप जानते हो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो आप सबको तैयारी करते रहना चाहिए बढ़िया से, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी में। तो ब्रिटिश काल में पहला प्रयास किया गया 1872 में। 1872 में वायसराय था लॉर्ड मेयो, याद रखना लॉर्ड मेयो था, और इन्होंने जनसंख्या या जनगणना के आंकड़े एकत्रित करने का पहला कार्य किया था। ये जो आंकड़े थे एकदम व्यवस्थित नहीं थे, नियमित नहीं थे। नियमित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया लॉर्ड रिपन ने। कब? 1881 में। 81 यहाँ पे 1881 में। बस यही वो समय है जब से भारत में प्रति 10 साल बाद, मतलब हर 10 साल में जनगणना प्रारंभ हो गई। ये पहली जनगणना थी जो तुलनात्मक रूप से की गई थी, मतलब तुलना के आधार पर की गई थी। और अब जो 2021 में की जा रही है वो 16वीं जनगणना है। और ऐसी पहली व्यवस्थित जनगणना जो की गई थी वो 1881 में की गई थी। और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। याद रखना लॉर्ड रिपन वायसराय हुआ करते थे उस टाइम पे। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और 1948 में एक अधिनियम बनाया गया जिस अधिनियम को कहा जाता है जनगणना अधिनियम। इसमें जनगणना संबंधी बहुत सारी बातें उल्लेखित की गई हैं। अगला, जो स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता हुई 1947 में बताया आपको, और स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना की गई वो की गई थी 1951 में। और मैं आपको बता चुका हूं कि अभी 2021 में जो जनगणना चल रही है वो 16वीं जनगणना है। ये थे जनगणना के इतिहास के बारे में। अब पॉइंट ये उठता है कि संविधान में जनगणना का उल्लेख है या नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि इसका संविधान में उल्लेख है, इसकी संविधान में व्याख्या की गई है, इसकी संविधान में परिभाषा दी गई है। तो संविधान में जनगणना का उल्लेख बिल्कुल किया गया है। पहली जगह जो है वो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है, संघ सूची में जनगणना का उल्लेख किया गया है, मतलब जनगणना संघ सूची का विषय है। दूसरा, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसमें एक बात कही गई है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, मतलब प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना करने के बाद परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन हाल में जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है, उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। परिसीमन मतलब किसी राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो विधायक और सांसदों के क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। क्यों किया जाएगा भाई? किया इसलिए जाएगा कि लोकतंत्र में सभी के मत की वैल्यू, सभी के वोट की वैल्यू समान रहे, इस वजह से। एक जगह और है जनगणना का उल्लेख है, वो आर्टिकल 246 है। याद रखिए कि संघ सूची में जनगणना को रखा गया है, इसी बात को इसमें दोहराया गया है। तो हमको संविधान में 3 जगह इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन संविधान में जनगणना की परिभाषा नहीं दी गई है। बहुत ही कम चीज़ है जिनकी परिभाषा संविधान में दी गई है, क्योंकि संविधान ने केवल उल्लेख कर दिया गया है, जबकि जो एक्ट रहते हैं उनमें लगभग उस एक्ट से संबंधित सभी बातों का उल्लेख और परिभाषा दी जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखते हैं जाति आधारित जनगणना या जातिगत जनगणना के बारे में। अभी हमने देखा जनगणना क्या होती है, एक बात और रह गई है कि जनगणना करता कौन है। तो जनगणना की जाती है रजिस्ट्रार जनरल जो रहता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उनके द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वही जनगणना का संपूर्ण कार्य देखता है, उसी की देख रेख में सारा कार्य चलता रहता है। तो अब देखते हैं कि हमने जनगणना समझी, ये भी समझ लिया कौन कौन से आंकड़े होते हैं। तो अब जाति आधारित जनगणना क्या है, क्यों बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में विचार कर रहा है। तो जाति आधारित जनगणना का मतलब है कि जब जनगणना की जाएगी तो आपसे साक्षरता, आर्थिक गतिविधियों, इन सब के अलावा आपकी जाति भी पूछी जाएगी, मतलब आप किस जाति के हो, ताकि पता चल जाए कि भारत में इस जाति के लोग इतने इतने हैं। तो एक बात तो तय गई क्या है, तो जाति आधारित जनगणना में आपसे जाति पूछी जाती है। जाति आधारित जनगणना का अभी 2011 में, ये बात 2011 में जाति आधारित जनगणना की गई थी। उससे पहले 1951 से लेकर अब तक, मतलब 2001 तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं की गई थी। लेकिन 1931 में अंग्रेजों द्वारा अंतिम बार इस जनगणना को किया गया था। पॉइंट ये उठता है कि अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना को शुरू क्यों किया, तो उसका कारण था उन्होंने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो की नीति। मतलब उनको पता चल जाता कि इतनी इतनी जातियां हैं और किस हिसाब से क्या डिसीजन लेना है और किस किस को कैसे कैसे अलग करना है। क्योंकि आप जानते हो जाति हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं से जुड़ी हुई है
और आपको ये बात भी पता होगी कि भारतीय संस्कृति का अद्वितीय गुण है, मतलब जाति भारत में विशेष रूप से पाई जाती है और जगह जाति देखने को नहीं मिलती है। तो अब इस जाति के आधार पर उन्होंने क्या किया, देश को विभाजित करना शुरू किया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो पर क्यों कर रहे हैं, 2011 में क्यों की गई थी, तो उसको भी हम देखेंगे अभी। तो मैंने आपको बताया 1931 में अंतिम बार की गई थी, उसके बाद जनगणना, जाति आधारित जनगणना पर नहीं की गई थी, उस पर बैन लगभग लग गया था। लेकिन 1931 के बाद 2011 में पुनः से जाति आधारित जनगणना की गई और इसे नाम दिया गया SECC, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में दो बातों को समाहित किया गया। पहला, जाति संबंधी आंकड़े, ध्यान रखिएगा, जाति संबंधी आंकड़े, और दूसरा आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े। अब सरकारें होशियार तो रहती हैं, आपको पता है, तो जाति संबंधित आंकड़े तो 2011 के अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन आर्थिक आंकड़ों को पब्लिश कर दिया गया है। जब अभी सरकार है बीजेपी समर्थित NDA की सरकार है, और इससे पहले थी यूपी की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से थी। अब पॉइंट ये है कि जब कांग्रेस वाली सरकार थी तो बीजेपी कहा करती थी कि आप जाति संबंधी आंकड़ों को उजागर करो, और जब NDA की सरकार बनी तो यूपी और वहाँ के विरोधी दल कहते हैं कि आप आंकड़ों को पब्लिश करो। तो ये मामला है, दोनों पब्लिश नहीं करते हैं। तो अब ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है कि जाति संबंधी जो आंकड़े हैं उनको पब्लिश नहीं किया गया है और आर्थिक आंकड़ों को पब्लिश किया जा चुका है। पॉइंट एक भी उठता है कि जब आंकड़े पब्लिश नहीं करने थे तो आपने एकत्रित क्यों किए, और बिहार दोबारा से क्यों ये मांग उठा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। आखिर हमने समझ तो लिया है कि जनगणना क्या होती है, जाति आधारित जनगणना क्या होती है। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या बेसिक अंतर है। इधर एक पॉइंट लिखा है कि कौन जनगणना करता है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय, मोटा भाई इसके मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इस कार्य को देखता है। अब जल्दी से 2 मिनट में ये देख लेते हैं कि जनगणना और SECC में क्या अंतर है। देखो, जनगणना के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1948 के अधिनियम के अंतर्गत जनगणना की जाती है और इसके आंकड़े गोपनीय रहते हैं, जनगणना संबंधित आंकड़े। जबकि SECC के जो आंकड़े होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसे सरकारी विभागों के द्वारा, ध्यान रखना, सरकारी विभागों के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार ले लिया जाता है। जैसे कोई योजना बनानी है या कुछ काम करना है तो वो आंकड़े वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, जो जनगणना रहती है, केवल जनगणना, उस जनगणना में वहां की आबादी या अर्थात जनसंख्या जो रहती है उसकी स्थिति, उसकी लिटरेसी, इन सबसे संबंधित आंकड़े होते हैं। जबकि जो हमारी SECC रहती है उसमें योजनाओं के लाभार्थियों को खोजने के लिए या योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सरकार जाति आधारित जनगणना करती है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, ये क्लियर होना चाहिए, ये इनमें अंतर है। अब पॉइंट ये उठता है कि आखिर कर क्यों रहे हैं जाति आधारित जनगणना, क्योंकि मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने क्यों किया था। अंग्रेजों ने शुरू किया था क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया जा सके। तो भारत में अब इसलिए की जा रही है क्योंकि देखो, आप देख रहे होंगे कि दलितों में भी महादलित की स्थिति आ गई है। कई जगह ऐसा हो गया है कि एक जाति विशेष के लोग काफी ऊपर उठ गए हैं, लेकिन उनको अभी भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो सरकार ये चाह रही है कि जो जाति सक्षम हो चुकी हैं उनको आरक्षण से अलग किया जाए और जो जाति कमजोर हैं उनको आरक्षण में शामिल किया जाए, मतलब आरक्षण की नीति का तार्किकरण के लिए। दूसरा पॉइंट यह लिखा है कि जो विभिन्न सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके वास्तविक लाभार्थी तक हम पहुंच सकें। और आप जानते हो कि भारत में अगर आपको किसी की जाति बताई जाए तो काफी हद तक आप पहचान जाते हो कि वो कमजोर वर्ग का हो सकता है। एकदम तो नहीं पहचान सकते क्योंकि अब स्थिति बदल गई है। एक टाइम ऐसा था कि अगर आप जाति बताओगे तो लोग समझ जाते थे अच्छा उस जाति को तो कमजोर हो गए, ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विपक्ष में भी कई बात उठ रही है कि भाई जाति संबंधी आप आंकड़े रिलीज करोगे या किसी राजनीतिक दल को पता चल जाएगा तो उस हिसाब से वो राजनीति में जाति संबंधी आंकड़ों का उपयोग कर सकेगा और जातिवादी राजनीति शुरू हो जाएगी, जिससे देश का विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। पहले से ही देश में कम विभाजन हो रहा है क्या, जो जाति वाले आंकड़े को भी और ज्यादा आप आगे बढ़ा दोगे। क्योंकि देखो, भारत है विविधता में एकता वाला देश। जब विविधता में एकता वाला देश है तो यहाँ एक समस्या हो सकती है कि छोटी सी चिंगारी भी आग की तरह फैल सकती है। तो हमको क्या करना है, उस चिंगारी को पनपने नहीं देना है। तो आप क्यों जाति संबंधी आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो? लेकिन सरकार ने किए 2011 में, उससे लाभ बहुत ज्यादा है।
क्या लाभ है, आपको तुरंत लाभार्थी की पहचान हो जाएगी और वो जो सरकार की योजना है वो सही व्यक्ति तक पहुंच पाएंगी, ताकि भ्रष्टाचार भी कम हो, सरकार भी फालतू में खर्च नहीं करेगी। क्यों, अभी सरकार जैसे किसानों के लिए, हम बात करते हैं किसानों की, केवल किसानों के लिए सरकार 6,000 रुपये देती है प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत। अब वो जो 6,000 हैं वो हर किसी को मिल रहे हैं, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है वो उसको भी मिल रहे हैं, जिसके पास 1 एकड़ है उसको भी मिल रहे हैं, और जिसके पास 50 एकड़ है उसको भी मिल रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि जो 50 एकड़ है उसको क्या ही जरूरत है 6,000 की, तो क्यों ना उससे 6,000 रुपये लेके बाकी जिन लोगों को जरूरत है उसको बांट दिए जाए। इसलिए जाति के आधार पर जनगणना की जा रही है और बिहार ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगली बार फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।